हेलो गाइस, तो हम फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट 4 में हमने ये पढ़ाया था कि तरंग फलन क्या होता है। तरंग फलन के आधार पर बोसोन कण और फर्मी कण क्या होता है, इसकी व्याख्या की थी हमने। इससे पहले हमने पढ़ा था वाइन का समीकरण और प्लांक का समीकरण, हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़े हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन। हेलो गाइस, तो हम फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में आज चालू करेंगे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी कब आई थी? बोस आइंस्टीन सांख्यिकी 1924 में आई थी। सेकंड पॉइंट ये है कि यह सांख्यिकी सूक्ष्म कणों पर आधारित है। इसमें कण की व्याख्या के लिए तरंग फलन साई आरटी का उपयोग किया जाता है। तरंग फलन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब देखिए, तरंग फलन क्या होना चाहिए? सममित होना चाहिए। तरंग फलन का मान यदि अनंत होगा तो ये क्या है, ये तरंग फलन असममित हो जाएगी। इसलिए जब भी यदि तरंग फलन का मान अनंत आए तो हम उसे क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तभी क्या होगा, तरंग फलन का मान सममित होगा। इसमें सूक्ष्म कणों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब कि s = 1 2 3। जब हमने बोसोन कण पढ़ा था तो s = क्या लिया था, पूर्णांक संख्या ही ली थी, और वो भी धनात्मक पूर्णांक संख्या ली थी। बोसोन आइंस्टीन सांख्यिकी को समझने के लिए कला समष्टि का उपयोग किया जाता है। कला समष्टि क्या होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में कणों में अविभेद पाया जाता है। कणों में अविभेद इसलिए पाया जाता है क्योंकि बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में जो कण हैं उनको बहुत ही सूक्ष्म माना गया है। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को समझने के लिए 6 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। ये निर्देशांक हैं dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz। अब देखिए, ये तो p किसी प्रदर्शित करता है, संवेग को प्रदर्शित करता है, और x और y और z यहाँ पर स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, और इन्हें किससे व्यक्त करते हैं, h से व्यक्त करते हैं कुल। इसे कहते हैं कला बिंदु आयतन। अब देखिए कि यहाँ पर जो हमने ये पढ़ा था कि कला समष्टि क्या होती है, उसे देखते हैं। देखिए, कला समष्टि में जो हमने पढ़ा था dx, dy, dz, जो 6 निर्देशांक होते हैं वो कला समष्टि में आते हैं। dpx, dpy, dpz, ये 6 निर्देशांक होते हैं जो कि कला समष्टि में आते हैं। देखिए, इसमें सूक्ष्म कण की व्याख्या की जाती है। इसमें सूक्ष्म कण लिया जाता है। अब सूक्ष्म कण होता है, इसमें उसकी क्या होगी, कला होगी, कला बिंदु होंगे, और क्या होगा, कला बिंदु होंगे। कला बिंदुओं की संख्या क्या होती है, एक कला बिंदु अचर चर राशि होती है, और ये होती है कोष्टिका। ये एक अचर राशि होती है। कोष्टिका का मान होता है, वे क्या होता है, नियत होता है, इसलिए क्या कहेंगे, इसे अचर राशि कहेंगे। और जो कला बिंदु होता है वह चर राशि होती है, मतलब कि चलायमान होती है, इसे क्या कहेंगे, हम चर राशि कहते हैं। कला बिंदु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ni से। और कोष्टिका संख्या क्या होती है, अपनी अचर होती है, मतलब कि नियत होती है। अपरिवर्तनशील, इसे कहेंगे परिवर्तनशील, ये होती है gi।
अब देखिए जो कोष्ठक संख्या इसे तो हम किससे प्रदर्शित करते हैं, GI से, और काला बिंदु है इसे हम प्रदर्शित करते हैं NI से। अब नोट डालते हैं, नोट डालिए। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है वो देखते हैं। एंट्रोपी किसे कहते हैं, जो कणों की जो अव्यवस्था होती है उसे ही क्या कहते हैं, हम एंट्रोपी कहते हैं। यदि सरल भाषा में कहें तो एंट्रोपी क्या है, ऊर्जा, निकाय की ऊर्जा ही क्या है, एंट्रोपी है। निकाय की ऊर्जा को ही सरल भाषा में क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है एंट्रोपी की। ऊष्मागतिकी के अनुसार सूक्ष्म कणों की अवस्था में उत्पन्न अव्यवस्था ऊष्मागतिकी के अनुसार सूक्ष्म कणों की अवस्था में उत्पन्न अव्यवस्था को मापने के लिए जिस भौतिक राशि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। ऊष्मागतिकी के अनुसार सूक्ष्म कणों की अवस्था में उत्पन्न अव्यवस्था, सूक्ष्म कणों की अवस्था है में उत्पन्न अव्यवस्था को मापने के लिए जिस भौतिक राशि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। अब देखिए एंट्रोपी को हम क्या कहते हैं, निकाय की ऊर्जा। आसान शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि एंट्रोपी क्या है, निकाय की क्या है, ऊर्जा। इसका जो प्रतीक होता है एस होता है। किससे प्रदर्शित करते हैं एंट्रोपी को, एस से प्रदर्शित करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला है ऊष्मागतिकी प्रायिकता क्या होती है। ये नोट में दूसरा पॉइंट है। ऊष्मागतिकी प्रायिकता क्या होती है, जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं वो भी स्थूल निकाय के नियमों का पालन करते हैं। इसे क्या कहते हैं, इस अवस्था को अधिगम अवस्था कहते हैं। और यही अधिगम अवस्था ऊष्मागतिकी प्रायिकता फलन ऊष्मागतिकी प्रायिकता कहलाती है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। ऊष्मागतिकी अवधारणा के अनुसार
जो सूक्ष्म कण होते हैं सूक्ष्म वो क्या करते हैं, स्थूल निकाय के नियमों का पालन करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इस अवस्था को अधिगम अवस्था कहते हैं। और यही अधिगम अवस्था ऊष्मागतिकी प्रायिकता कहलाती है। अब देखिए ऊष्मागतिकी प्रायिकता क्या है, एक बार और देख लेते हैं। सूक्ष्म कण होते हैं वो स्थूल निकाय के नियमों का पालन करते हैं। जो यह अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, अधिगम अवस्था कहते हैं। अधिगम अवस्था कहते हैं। और यही अधिगम अवस्था होती है वह क्या कहलाती है, ऊष्मागतिकी प्रायिकता कहलाती है। ऊष्मागतिकी प्रायिकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। W से या फिर हम ओम से, इसका जो प्रतीक होता है वह W या फिर ओम से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट जो कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में था। अब देखिए इसमें एक डेरिवेशन है, तो वो डेरिवेशन क्या है यहाँ पे से लिख लें। अब देखिए क्वेश्चन है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को समझाते हुए बंटन को सत्यापित कीजिए। इस प्रकार से क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, या फिर वो और किस प्रकार से दे सकता है, या फिर प्रूफ दैट एन आई क्या पढ़ी थी हमने, कला बिंदु, जो कि क्या होती है, एक चर राशि होती है, इक्वल टू GI अपॉन A e की पावर EI माइनस अपॉन KT माइनस के 1। ये क्या है, प्रूफ करना है। या फिर इस प्रकार से क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को समझाते हुए बंटन को सत्यापित कीजिए। और किस प्रकार से पूछ सकता है, NI = GI अपॉन A e की पावर EI अपॉन KT माइनस के 1। इस प्रकार से वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अब देखिए
एक तो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी और एक आगे आप पढ़ेंगे फर्मी-डिराक सांख्यिकी। इसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका फर्मी-डिराक सांख्यिकी। इन दोनों में से हर बार एक क्वेश्चन आता है, ये कम से कम 4 नंबर का तो क्वेश्चन आ जाएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। और जब ये 4 नंबर के हैं तो ये बड़े भी होंगे। तो अब देखिए, हमने पढ़ा था एंट्रोपी तो किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से, और ऊष्मागतिकी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू से या फिर ओम से। ऊष्मागतिकी को हम प्रदर्शित करते हैं। मैक्सवेल ने और बोल्ट्जमान ने एक सूत्र दिया इन दोनों में संबंध बताने के लिए। ये हो गया अपना स्टेप नंबर फर्स्ट है जो चल रहा है। मैक्सवेल ने और बोल्ट्जमान ने एक सूत्र दिया था एंट्रोपी और ऊष्मागतिकी को, ऊष्मागतिकी प्रायिकता में संबंध व्यक्त करने के लिए। अब देखिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सूत्र से कौन सा सूत्र दिया मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने, कि जो एंट्रोपी होती है समानुपाती होती है लॉग बेस ई डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ पर किसे प्रदर्शित करता है, ऊष्मागतिकी प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। जब हम इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को उठाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमान नियतांक। और पहले हमने क्या पढ़ा था, प्लांक नियतांक H। अब देखिए इधर क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये क्या होता है, मान होता है के का, बोल्ट्जमान नियतांक की वैल्यू। ये क्या है अपना बोल्ट्जमान नियतांक। अब देखिए, कि यदि हमारे लिए इस प्रकार से दे दिया हो फैक्टोरियल n, तो हम इसे कैसे खोलते हैं, फैक्टोरियल n को खोल देंगे n फैक्टोरियल n-1, इसी प्रकार से तो खोलते हैं। जब इसे खोलेंगे, अब देखिए इसको किस प्रकार से खोलेंगे, n-1 फैक्टोरियल n-2, मतलब कि इसमें से एक घटा देते हैं। लेकिन यदि आपके लिए आ जाए लॉग बेस ई, इसका क्या आ जाए, फैक्टोरियल आ जाए। फैक्टोरियल को हम एक तो ऐसे प्रदर्शित कर दें या फिर इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं। मैं इस चिन्ह का यूज करूँगा यहाँ पर। इन दोनों का मतलब क्या है, फैक्टोरियल ही होता है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से खोलेंगे। ये आई तो हमने खोल लिया n-1 फैक्टोरियल, लेकिन लॉग बेस ई n को किस प्रकार से खोलेंगे। ये किसने दिया था, स्टार्लिंग ने कहा था कि इसे किस प्रकार से खोलेंगे, स्टार्लिंग के सूत्र से। स्टेप नंबर 2, क्या कहा था स्टार्लिंग ने, लॉग बेस ई n
फैक्टोरियल, इसे हम किस प्रकार से खोलेंगे, n log बेस ई n माइनस n, हम log बेस ई n किस फैक्टोरियल को किस प्रकार से खोलेंगे n log बेस में ई n माइनस के n, इस प्रकार से हम इसको खोलेंगे। अब देखिए ये है अपना समीकरण 1, दे दीजिए, ये है अपना समीकरण 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें आई वी कला बिंदु के लिए ऊष्मागतिकी प्रायिकता फलन क्या होता है, ऊष्मागतिकी प्रायिकता फलन का उपयोग करते हुए आई वे कला बिंदु के लिए ऊष्मागतिकी प्रायिकता फलन आई वे कण के लिए ऊष्मागतिकी प्रायिकता फलन क्या होता है, ऊष्मागतिकी किसी प्रकार W से आई वे कण के लिए निकाल रहे हैं तो आई लगा देंगे। अब देखिए ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जी आई फैक्टोरियल जी आई प्लस एन आई माइनस के 1 फैक्टोरियल जी आई एन आई। ये क्या होता है, आई वे कण के लिए ऊष्मागतिकी प्रायिकता फलन। अब देखिए ये तो क्या हो गया, आई वे कण के लिए ऊष्मागतिकी प्रायिकता फलन हो गया। आई वे कण के लिए ऊष्मागतिकी फलन हो गया। यदि हम संपूर्ण निकाय के लिए ऊष्मागतिकी प्रायिकता फलन निकालें तो संपूर्ण निकाय के लिए ऊष्मागतिकी प्रायिकता फलन क्या होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर से नोट कर लें। इसको हल करने के लिए हमें काफ़ी जगह चाहिए, इसलिए हम इसे पूरे को मिटा देते हैं। अब देखिए संपूर्ण निकाय के लिए ऊष्मागतिकी प्रायिकता फलन संपूर्ण निकाय के लिए ऊष्मागतिकी प्रायिकता फलन क्या होगा, कैपिटल W पाई आई W आई। अब देखिए आप ये कहेंगे कि हमने पाई आई क्यों लगाया है, आप ये कहेंगे कि हमने पाई आई क्यों लगाया है।
इसको हम बताएंगे अगले स्टेप में कि हमने पाई आई क्यों लगाया है। क्योंकि जो पाई आई होता है किसी प्रदर्शित करता है, समेशन को प्रदर्शित करता है ऊष्मागतिकी में। समेशन किसी प्रदर्शित करता है, योग को प्रदर्शित करता है। अब देखिए इसमें हम क्या लेंगे, लॉग लेने पर लॉग का जो बेस है वो क्या लेंगे हम, ई लेंगे। लॉग का बेस ई लेंगे। अब देखिए इधर लॉग लेंगे, लॉग बेस ई डब्ल्यू लॉग बेस ई पाई आई। ये आई है, क्या है, सफिक्स में है ये दोनों आई। अब देखिए जो पाई आई है वह किसे प्रदर्शित करता है, समेशन को प्रदर्शित करता है। लॉग बेस ई डब्ल्यू आई। अब देखिए हमने निकाला था डब्ल्यू आई का मान। डब्ल्यू आई का मान हम रखेंगे यहाँ पर। क्या निकाला था, उसका फॉर्मूला आयवीय कण के लिए ऊष्मागतिकी प्रायिकता फलन क्या था, ये था जी आई एन आई माइनस के 1/GI NI। ये था ऊष्मागतिकी प्रायिकता फलन, यहाँ पर फैक्टोरियल था। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग बेस ई एम बाई एन दे रखा हो तो हम उसे कैसे लिखते हैं, लॉग बेस ई एन माइनस के लॉग बेस ई एन, इस प्रकार से लिखते हैं। और अगली प्रॉपर्टी हम अगले स्टेप में लगा देंगे। अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिए गुणन गुणधर्म की प्रॉपर्टी लग सकती है। लॉग बेस ई समेशन आई, यहाँ पर अपना W रह गया, कैपिटल W। यहाँ पर जो कैपिटल W संपूर्ण निकाय के लिए ऊष्मागतिकी प्रायिकता फलन को व्यक्त करता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं, लॉग बेस ई जी आई फैक्टोरियल GI प्लस NI माइनस के 1। देखिए प्रॉपर्टी लगाने से पहले यदि हम इसका फैक्टोरियल खोल लें तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे, वो देखिए जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर तो फैक्टोरियल GI इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर फैक्टोरियल GI की वैल्यू रखेंगे, इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। GI की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल GI, तो हम कैसे लिखेंगे, GI फैक्टोरियल GI माइनस के 1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे। तो देखिए लॉग बेस ई डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग बेस ई GI प्लस NI माइनस के 1 यहाँ पर इसका मान रख देंगे फैक्टोरियल GI का, GI माइनस के 1 फैक्टोरियल NI, ये है। अब GI से क्या कट गया, GI कट गया। अब हम क्या लगाएंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग बेस ई डब्ल्यू समेशन लॉग बेस ई फैक्टोरियल GI प्लस NI
-1 माइनस log फैक्टोरियल GI -1 फैक्टोरियल NI। ये क्या है? प्रॉपर्टी है। अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे, गुणन गुणधर्म वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। log BC W इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जो -1 है, जो यहाँ पर ये 1 दे रखा है, ये क्या एक अचर राशि है। जो NI है वो भी क्या है? NI का मान क्या है? बहुत अधिक है, मतलब कि कला बिंदु। ये क्या है? NI का मान, और GI का मान बहुत अधिक है 1 की तुलना में। तो इधर क्या करेंगे? हम 1 को हटा दें, क्योंकि जब हम बहुत बड़ी संख्या में से कोई भी हम छोटी संख्या घटाते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कम फर्क पड़ता है। इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे 1 को। तो यहाँ से हम क्या हटा देंगे? 1 को हटा देंगे। ओके, क्यों हटाया हमने? क्योंकि जो GI और NI है वो क्या है? उनका मान बहुत ही अधिक है 1 की तुलना में। इसलिए हम GI और NI को ही यहाँ पर रखेंगे और 1 को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। 1 इधर से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अब लाएंगे हम क्या? प्रॉपर्टी log बेस E फैक्टोरियल GI प्लस NI माइनस, यहाँ पर क्या लगाएंगे? गुणन की जो प्रॉपर्टी है log बेस E m डॉट n, ये होता है। इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं? log बेस E m प्लस log बेस E n, इस प्रकार से लिखते हैं। ये क्या अपना गुणधर्म है। अब देखिए यहाँ पर लाएंगे हम उस प्रॉपर्टी को, बेस में है E GI प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो जब यहाँ पर प्लस आएगा तो हम उस कोष्टक को खोलेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक के बाद क्या दे रखा है? ऐसे कोष्टक में बंद करेंगे तो कोष्टक के बाद क्या दे रखा है? माइनस। कोष्टक को खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और जो अंदर प्लस था यहाँ पर प्लस आएगा, वो भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। log बेस E फैक्टोरियल NI इधर लिख देते हैं। log बेस E फैक्टोरियल NI, ये हो गए अपने पास। अब देखिए इसमें हम क्या लगाएंगे? स्टार्लिंग प्रमेय लगाएंगे। स्टार्लिंग प्रमेय क्या थी हमारे पास? कि log बेस E n, ये दे रखा हो तो स्टार्लिंग प्रमेय थी n log बेस E n माइनस के n, ये थी स्टार्लिंग प्रमेय। हम यहाँ पर स्टार्लिंग प्रमेय लगाएंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि उसके लिए बहुत जगह की आवश्यकता होगी। देखिए ये आपको याद रखना है कि जो फाई है, जो पाई है वह थर्मोडायनेमिक्स में किस में बदल जाएगा? जब भी ये स्थिति आएगी तो ये समय बदल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
ये लास्ट जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास log बेस ए डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन आई log बेस ए फैक्टोरियल जी आई प्लस एन आई माइनस log बेस ई फैक्टोरियल जी आई माइनस log बेस ई फैक्टोरियल एन आई। ये थी हमारे पास लास्ट इक्वेशन। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, स्टार्लिंग प्रमेय लगाएंगे स्टार्लिंग सूत्र से। क्या कहता है स्टार्लिंग सूत्र कि log बेस ई एन इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन log बेस ई एन माइनस एन। ये होती है अपनी स्टार्लिंग प्रमेय सूत्र। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे तो log बेस ई समेशन आई log नहीं आएगा एन क्या है जी आई प्लस एन आई। ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, एन को प्रदर्शित कर रहा है। फिर आएगा log, देखिए फैक्टोरियल यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, एन का काम क्या कर रहा है, जी आई प्लस एन आई एन का कार्य कर रहा है। देखिए इसको खोलने के लिए फैक्टोरियल एन इसे इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। मैंने अभी गलती से इस प्रकार से लगा दिया था, लेकिन ये किस प्रकार से है, इस प्रकार से है। ओके, तो इसे हम फैक्टोरियल एन इस प्रकार से पढ़ेंगे। अभी जो मैंने फॉर्म आपके लिए बताया था इधर log बेस ई एन, तो यहाँ पर मैंने पूरी पर लगा दिया था फैक्टोरियल। इस पूरी पर नहीं है, इधर सिर्फ एन पर है फैक्टोरियल। अब देखिए log बेस में ई और एन का कार्य क्या कर रहा है, जी आई एन आई, तो जी आई प्लस एन आई ये हो गया, माइनस एन क्या है, जी आई प्लस एन आई, ये क्या है अपना एन है। अब इसमें लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे स्टार्लिंग सूत्र। तो एन का कार्य क्या कर रहा है, जी आई, फिर आएगा log बेस ई जी आई, इधर क्या दे रखा है माइनस, तो इधर भी क्या आएगा माइनस, लेकिन हम कोष्टक को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस आ जाएगा, प्लस जी आई प्लस। अब हम इसमें लगाएंगे, प्लस नहीं है यहाँ पर माइनस है, माइनस log माइनस के एन क्या है, कैपिटल एन का कार्य क्या कर रहा है, एन आई कर रहा है, log बेस ई एन आई। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस दे रखा है, इधर भी सूत्र में क्या आएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस एन आई। अब देखिए यहाँ पर जी आई प्लस एन आई दे रखा है, जब माइनस को हटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के जी आई माइनस के एन आई, इस ये स्थिति आएगी। और यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस के जी आई और प्लस के एन आई, तो इस माइनस के जी आई से ये प्लस का जी आई, माइनस के एन आई से ये प्लस का एन आई कट जाएगा, क्या बचेगा, ये वाली फॉर्म बचेंगी अपने पास। अब देखिए
देखिए ये बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है और 4 नंबर में आने की पूरी संभावना है। जब ये 4 नंबर के लिए तो ये कठिन भी होगा। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी ये और फर्मी डिराक इन दोनों में से एक हमेशा पूछा जाता है पेपर में, तो ये कठिन भी होगा और बड़ा भी होगा, तो हमें इसे ध्यान से समझना होगा। अब देखिए इसमें बचा क्या क्या है, GI प्लस NI log बेस E GI प्लस NI माइनस की GI log बेस E NI माइनस NI log बेस E NI, ये बचा है अपने पास। अब हम क्या करेंगे, NI के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर NI के सापेक्ष क्या करेंगे, हम आंशिक अवकलन करेंगे। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि NI के सापेक्ष कर रहे हैं। ये क्या होगा, कांस्टेंट GI। अब देखिए GI प्लस NI इसे हम स्थिर रखें और किसका करेंगे, एक बार इसका करेंगे तो इसका करेंगे, जब क्या आएगा GI प्लस NI। एक बार तो लॉग का कर दिया, फिर हम इन दोनों का करेंगे तो ये क्या आएगा डेल NI। इसका करेंगे जब J 0 हो जाएगा, NI का करेंगे तो क्या आएगा डेल NI। ओके, अब हम इसे स्थिर रखेंगे प्लस लॉग बेस E NI प्लस GI, इसे स्थिर रखेंगे और इसका करेंगे तो GI का हो जाएगा 0, NI का आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल NI। इस प्रकार से ये आएगा माइनस। अब इन दोनों का करेंगे, ये क्या है कांस्टेंट है, ये क्या अपने पास यहाँ पर भी क्या है NI है, ये अपन GI है, सॉरी GI, अपन ने ये NI लिख दिया है, तो ये क्या है कांस्टेंट है, ये तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी पूरी की वैल्यू। अब देखिए इसका करेंगे तो NI को हम स्थिर रखेंगे, इसका करेंगे तो एक बार log NI का करेंगे तो 1/NI, और क्या बचा फिर NI का करेंगे तो ये आएगा डेल NI। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, अपने पास बचेगा ये और ये 3 क्या बचेंगे पद बचेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आप इसे नोट कर लें। ये 0 इज इक्वल टू क्या है, इसको उल्टा देते हैं, 0 इज इक्वल टू समेसन I, इधर क्या बचा डेल NI प्लस लॉग बेस E NI प्लस GI डेल NI माइनस डेल NI, ये बचा अपने पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें से डेल NI कॉमन ले लेंगे, डेल NI क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। ये देखिए एक इक्वेशन और कट रही है यहाँ पर, इससे ये उड़ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, वो क्या दे रखा है माइनस का दे रखा है।
इसमें हमसे कहीं ना कहीं क्या हो गई है, गलती हो गई है। इसका जो समाकलन है इसका जो हमने अवकलन किया था उसमें क्या हो गई, हमसे गलती हो गई। दोबारा करते हैं इसका अवकलन। देखिए इक्वेशन थी हमारे पास log बेस e w इज इक्वल टू समेसन i जी आई प्लस एन आई log बेस e जी आई प्लस एन आई माइनस के जी आई log जी आई माइनस के एन आई log बेस ई एन आई। ये इक्वेशन है। इसका हम क्या करेंगे, एन आई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन करने पर जो हमने पहले किया था उसमें क्या है, या तो कोई पद रह गया है इसलिए त्रुटि हो गई। ये देखिए जब हमने इसका किया था तो हमने ये नहीं लिखा था उसके साथ, ये त्रुटि हो गई थी हमसे। देखिए इसका करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 जी आई प्लस एन आई। इसका करेंगे तो ये हो गया जी आई प्लस एन आई। इसे क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे और ये होगा डेल एन आई। एक तो ये हो गया समेसन आई, और जब हमने इसे स्थिर रखा था log बेस ई जी आई प्लस एन आई, इसका करेंगे तो डेल एन आई आएगा ये। ओके, और देखिए ये तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया अपने पास। अब हम इसका करेंगे, इसमें हमसे त्रुटि हुई थी कि हमने जब एन आई का किया था, एन आई का जब गणन वो किया था, अवकलन किया था, तो हमने इसे छोड़ दिया था। इसे स्थिर रखते हैं ना, तो स्थिर तो रख दिया, लेकिन हमने ये लिखा नहीं था जी आई। इसको स्थिर रखेंगे, इसका करेंगे तो जी आई डेल एन आई ये आएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे, log बेस ई एन आई, इसको हम क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे, और एन आई का करेंगे तो क्या आएगा, डेल एन आई। ये हमसे त्रुटि हो गई थी वहाँ पर अवकलन करने में। ये बहुत बड़ी इक्वेशन है, समीकरण चल रही है। यदि इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाती है तो पूरा डेरिवेशन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं इससे तो ये कट जाएगा, फिर बचेगा इधर ये, इससे ये कट जाएगा, अब देखिए ये बचेगा इधर, ये प्लस का बचेगा, वो माइनस का बचेगा, तो ये कट जाएंगे। अब हमारे पास दो क्या बचेंगे, दो पद बचेंगे। अब हमारे पास log बेस ई समेसन आई प्लस एन आई माइनस के, यहाँ पर डेल एन आई माइनस के डेल एन आई log बेस ई एन आई। अब देखिए हम क्या कर देंगे, एन आई को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास जी आई प्लस एन आई माइनस के log डेल एन आई को हम क्या ले रहे हैं, इसमें से कॉमन ले रहे हैं दोनों इक्वेशन से, डेल एन आई। ये अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर ए। अब देखिए
इसे इक्वेशन नंबर ए। इसे हम और सरल कर दें, 0 इज इक्वल टू, इसमें क्या लगा दें दोबारा से, जो ये था log e m/n, इस इक्वेशन को लगा देंगे तो ये क्या आएगा, log बेस e gi प्लस ni अपॉन ni, ये बचेगी और इधर आएगा डेल एन आई। इसे दे दीजिए आप ए इक्वेशन, इसे रहने दीजिए क्योंकि इसे सरल करके क्या आ गया अपने पास, ये आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसके आने की संभावना बिल्कुल 100% है, एक इसके और फॉर्मेट इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है और ये दोनों ही क्या है, बड़े बड़े समीकरण हैं। ये दोनों जो सांख्यिकी हैं वो आइंस्टाइन सांख्यिकी और फर्मी-डिराक सांख्यिकी, इन दोनों में से एक आएगा। ये अब थोड़ा सा और रह गया है अभी। देखिए कला बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगी, कला बिंदुओं की कुल संख्या, कला बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगी, कुल संख्या n इज इक्वल टू समेसन एन आई। समेसन किसे प्रयुक्त करता है, योग को। हमने किसके लिए निकाला था, आयवी कण के लिए। आयवी कण की तरह कितने कण हो सकते हैं, n कण हो सकते हैं। ये क्या हो गई संख्या, कला बिंदुओं की कुल संख्या। इसका क्या कर देंगे हम, आंशिक अवकलन कर देंगे, डेल एन आई। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर v, इसे v इक्वेशन दे देंगे आई। और देखिए इसे हमको याद रखना है, ये अभी काम आएगी ये इक्वेशन। हम जानते हैं E इज इक्वल टू, जो निकाय कला बिंदुओं की जो कुल ऊर्जा होगी उसे कैसे निकालेंगे, इसमें क्या कर दें, EI का गुणा कर दें, E इज इक्वल टू, ये क्या होगी, कुल ऊर्जा होगी, कला बिंदुओं की कुल ऊर्जा होगी। NI क्या है, कला बिंदु है, एक कण की क्या है, EI है ऊर्जा आयवी कण की। और हम क्या कर देंगे, इसका यदि गुणा कर दें NI के साथ तो ये क्या लग रहा है, समेसन। समेसन योग को प्रदर्शित करता है, तो ये क्या हो जाएगी, कला बिंदुओं की कुल संख्या हमने ये निकाली है और ये क्या निकाल ली, ऊर्जा। ओके, ये हमारे पास क्या हो गई, ऊर्जा हो गई। अब देखिए हम इसका जब हम आंशिक अवकलन करेंगे, डी आई इज इक्वल टू एन आई डेल एन आई ई आई, ये आएगा जब हम इसका आंशिक अवकलन करेंगे। ये हो गया अपने पास समीकरण सी, नाम दे दीजिए इसका। ऊर्जा किस प्रकार से निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे, यदि हमारे पास एक कण की ऊर्जा है, हमारे पास कणों की संख्या दे रखी है, कणों की संख्या कितनी है, ये है। इसमें जब हम ई आई का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे एक कण की ऊर्जा का गुणा कर देंगे तो संपूर्ण निकाय की कण की ऊर्जा निकल के आ जाएगी अपने पास। तो हमने वही किया है यहाँ पर। अब देखिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, लाग्रांज प्रमेय। लाग्रांज प्रमेय से, लाग्रांज प्रमेय क्या कहती है कि जो हमारा समीकरण है, एक ए प्लस
प्लस हमारा समीकरण है v, इसमें क्या करेंगे अल्फा का गुणा प्लस c में क्या करेंगे बीटा का गुणा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे लाग्रांज प्रमेय लगाएंगे इसमें। अब देखिए हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे ए बी और सी के। ये थोड़ा सा और है अभी, जब हम इसके मान रखेंगे तो ये आएगा, ए का मान क्या निकाला था हमने, लॉग बेस ई जी आई प्लस एन आई अपॉन एन आई, यही था, यही था। और डेल एन आई था, डेल एन आई प्लस समीकरण इससे क्या रख देंगे हम, मान रख देंगे समीकरण v का प्लस समेसन यहाँ पर है डेल एन आई माइनस के अल्फा प्लस सी कौन सा है, ये वाला समीकरण है डेल एन आई ई आई माइनस के बीटा। तो क्या कर दिया, गुणा कर दिया हमने। अब देखिए इसमें ये क्या समेसन लग रहा है यहाँ पर, इसमें और इसमें, तो समेसन लगा देंगे, समेसन ई आई। अब देखिए कि जो एन आई है वह किसे प्रदर्शित कर रहा है, एन आई प्रदर्शित कर रहा है अपना कला बिंदु को प्रदर्शित करता है एन आई। तो डेल एन आई यहाँ से हम क्या ले लेंगे, तीनों इक्वेशंस में डेल एन आई दे रखा है और हमें निकालना क्या है, हमें सत्यापित करना है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ए ई की पावर ई आई वाई के टी माइनस के 1, ये हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो हमें एन आई की वैल्यू निकालनी होगी, तो डेल एन आई क्या ले लेंगे, अब कॉमन ले लेंगे पूरी इक्वेशन से, जी आई प्लस एन आई अपॉन एन आई प्लस समेसन को हम हटा दें, पूरे पर क्या लगा देंगे, समेसन लगा देंगे बाहर की ओर। ये क्या बचेगा, माइनस के अल्फा, फिर आएगा माइनस ई आई बीटा। इसमें क्या कॉमन ले रहे हैं, डेल एन आई कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए कि जो डेल एन आई है वह तो क्या नहीं हो सकता, जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। इसमें डेल एन आई तो क्या नहीं हो सकता, जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो कौन सी इक्वेशन जीरो के बराबर हो सकती है, जो ये पूरी इक्वेशन दे रखी है वो जीरो के बराबर दे रखी है। तो एन आई किसे प्रदर्शित करता है, हमें अभी मैंने बताया था, कला बिंदु को, जो कि चर होती है, परिवर्तनशील राशि है, तो वह नियत नहीं हो सकती, तो ये जीरो के बराबर तो नहीं हो सकती डेल एन आई। अब देखिए तो फिर जो ये पद दे रखे हैं वो क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। अब हम इन पदों को क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। बस अभी ये हो गया, थोड़ा सा पेशेंस और रखें। लॉग बेस ई जी आई प्लस एन आई अपॉन एन आई माइनस अल्फा माइनस के ई आई बीटा इज इक्वल टू जीरो। यही इक्वेशन है। अब देखिए इनको हम ले जाएंगे तो लॉग बेस जी आई प्लस एन आई क्या ले लेंगे हम, एंटी लॉग ले लेंगे यहाँ पर, एंटी लॉग लेने पर
एंटी लॉग लेंगे तो ये होगा GI e की पावर अल्फा प्लस EI बीटा ये होगा। अब देखिए NI का क्या कर देंगे, अलग अलग भाग EI बीटा। NI का हमने अलग अलग भाग दे दिया इधर। अब देखिए 1 को उधर ले जाएंगे तो GI/NI इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा प्लस EI बीटा माइनस के 1। अब हमें NI का मान निकालना है तो NI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GI/E की पावर अल्फा प्लस EI बीटा माइनस के 1। ये हो जाएगा NI का मान। अब देखिए हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, GI/E की पावर अल्फा E की पावर EI बीटा माइनस के 1। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना था, NI GI प्रूफ करना था कि GI अपॉन इसके स्थान पर क्या दे रखा था, हमें A दे रखा था। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, A से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसे हम किसे प्रदर्शित कर दें, A से। E की पावर अल्फा इज इक्वल टू A से, और बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/KT। ये होती है अपने पास बीटा की वैल्यू। तो E इज इक्वल टू EI/KT, बीटा की वैल्यू रख दी माइनस के 1। तो ये हो गया अपने पास प्रूफ जो कि हमें करना था। अब देखिए हमारे जो ये डेरिवेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ये बहुत ही क्या था, क्रिटिकल डेरिवेशन था बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। इसी प्रकार का डेरिवेशन है एक और है फर्मी-डिराक सांख्यिकी। यदि आपने वो भी कर लिया तो फिर आपके 4 नंबर तो ये 2 डेरिवेशन करने में ही पक्के हैं, क्योंकि इन 2 डेरिवेशन से ये इनमें से एक डेरिवेशन हमेशा पेपर में पूछा जाता है। हमने यहाँ पर जो गलती ये की थी, हमने जो आंशिक अवकलन किया था वहाँ पर क्या नहीं किया था, लॉग बेस NI को क्या नहीं किया था, स्थिर कर दिया था। लेकिन वहाँ पर हमने लिखा नहीं था, जिसके कारण हमारा जो डेरिवेशन है वो क्या हो गया, उसका जो आगे का पद हो गया, एक पद तक ही पहुँचे थे हम, लेकिन हमें क्या पता चल गया था उसका कि हमसे गलत हो गया है आंशिक अवकलन। तो जो ये इतना बड़ी डेरिवेशन है इसमें थोड़ी सी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको हमारी कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हों तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में हम फर्मी-डिराक सांख्यिकी पढ़ेंगे। जो हमने जितने फॉर्मूले लिखाए हैं वो तो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि बीटा इज इक्वल 1/KT, और हमने लिखाया था आईवे फलन बिंदु के लिए ऊष्मागत की प्रायिकता फलन WI, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। बोल्ट्जमान ने और बोल्ट्जमान का जो वो था मैक्सवेल बोल्ट्जमान का एंट्रोपी और ऊष्मागतिकी में संबंध, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की से तो आपको ये जो सूत्र हैं वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। और जो ये डेरिवेशन है बहुत ही बड़ा है, यदि आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो ये पूरा की पूरा डेरिवेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पर E की पावर अल्फा को A से व्यक्त कर दिया और बीटा की वैल्यू 1/KT होती है। कि क्या होता है, बोल्ट्जमान नियतांक होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, फर्मी-डिराक सांख्यिकी पढ़ेंगे उस लेक्चर में हम।